हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम 27th अमेंडमेंट को डिस्कस करने लगे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे समझो कि एक लैंडमार्क हमारे पास एक ये अमेंडमेंट जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन तारीख बताएगी कि इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है हमारे मुल्क की सियासत पे, हमारे मुल्क की जुडिशरी पे। तो ये हर सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें इसके सवाल आने के इम्कानात हैं। तो हर बच्चे को, हर लॉ के बच्चे को, और अदरवाइज भी जो बच्चे स्पेशली किसी और फील्ड में हिस्ट्री में जाना चाहते हैं या उसमें अपना जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, उनको भी ये पढ़ना चाहिए। तो हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर भी करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और आप अपना कमेंट भी दें। चलते हैं, अब हम अपनी शीट पे उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारे पास शीट आ चुकी है, 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले तो बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है कि ये जो अमेंडमेंट हुई है उसकी इंटेंशन क्या थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और ये किस लिए की गई है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था और जुडिशियल क्या था, जो भी था उसको हमें समझना है। देखें, बहुत सारे लॉयर्स ने अपनी अपनी बात की है। कुछ किसी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है तो उसी तरह नज़रिए से देख रहे हैं उसको। लेकिन न्यूट्रल मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, न्यूट्रल किसी ने भी अपना अपना राय नहीं दिया। चीज़ें तो आपको समझाई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उन्होंने इतना न्यूट्रल नहीं बताया। वो कोई किस तरफ इंक्लाइन था, कोई किस तरफ इंक्लाइन था। तो मेरी कोशिश होगी कि एज ए न्यूट्रल आपको टीचर आपको बताऊं कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। देखिए जी, ये हमारे पास जब इलेक्शन होती है 2024, तो ये प्री डिसाइडेड था कि पीटीआई को हुकूमत नहीं देनी किसी भी सूरत में। लेकिन उनके ख्याल में ये था कि ठीक है, बाकी ग्रुपों को मिला के पीटीआई अगर कितने वोट जीत भी जाती है, सीटें जीत भी जाती है, लेकिन बाकियों को मिला के इसको अपोजिशन में डाल देंगे, और बाकी जो हुकूमत करेंगे पीपल्स पार्टी और नवाज लीग। इट वाज प्री डिसाइडेड, ये बाद में डिसाइड नहीं हुआ। उन्होंने इमरान खान को कंटेन करने की कोशिश की। इमरान खान का जो निशान था, सिंबल, वो भी उनसे छीन लिया गया। और अब निशान छीनने के लिए भी आपने लेकिन उसमें भी देखिए, मैं एज ए न्यूट्रल हूँ। इमरान खान की कहीं फेवर होगी तो फेवर करूंगा, जहाँ पे अपोजिशन होगी तो मैं मुखालफत भी डट के करूँगा। वो भी इमरान खान को इस्तेमाल किया गया पहले कि आप काजी के खिलाफ रेफरेंस लेकर आए। तो काजी जब के खिलाफ इसने रेफरेंस लेकर आए, काजी की बड़ी ह्यूमिलेशन हुई, तो काजी को वो गुस्सा भी था। तो फिर जो केस था वो भी काजी के पास चला गया, तो काजी ने उसको जो है अपना इंसाफ बल्ला भी जो है वो छीन लिया। ठीक है ना। तो ये टिट फॉर टेट था, आपने उसके साथ किया तो उसने भी आपके साथ किया। इस्तेमाल किसी ने दोनों को किया। ये बात तो क्या है। तो उनसे पीटीआई से जहां से इनका निशान चला गया, तो फिर भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो अब निशान चला गया तो कितनी सीटें ले लेंगे। फिर भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलके, फिर एमक्यूएम है, ये मिलके अपनी हुकूमत बना लेंगे। लेकिन इनके गुमान में नहीं था कि ये एक अनप्रेसिडेंट इलेक्शन था। उसमें बच्चों ने इतनी मेहनत की, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर तैयार किए, पता नहीं क्या किया, लेकिन जो केपी के और पंजाब और कराची, उसमें तो पीटीआई ने बिल्कुल एक स्वीपिंग, जिसको विक्ट्री कहे ना। मैं उस वक्त भी किसी टीवी के स्टूडियो पे बैठा था और मैं देख रहा था रिजल्ट, तो मुझे अंदाजा है कि ये बिल्कुल जो पीटीआई वाले जीत चुके थे। अब जब पीटीआई वाले जीत चुके तो अब इसको कंटेन कैसे करे, हुकूमत तो नहीं देनी थी। अब उन्होंने फार्मूला ढूंढा, फार्मूला ऐसा ढूंढा कि अब किसी तरह, जिसको ये कहते हैं 47 फॉर्म के जितने भी फॉर्म थे, वो जो 45 के साथ वो भले मैच हो या ना हो, 47 पे हुकूमत बन गई। अब जब हुकूमत इनकी बन गई तो अब हुकूमत के लिए खतरे बहुत सारे कि किसी दिन कोई ये पीटीआई वाले की जो हुकूमत दोबारा नहीं आ जाए, कोई ये जो कोर्टें हैं ये ना हमारा ये पूरी अरेंजमेंट जो है इसको आगे पीछे कर दे। तो उनको खतरे तो लाख थे। अब यहाँ पे क्या होता है, एक तो
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक ऑप्शन होता है कि यार इनके साथ मिलते एक काम तो हम कर सकते हैं कि उनका एक पुरानी एक डिमांड थी, ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एक कोड की। पहले तो उन्होंने 26 अमेंडमेंट करके एक बेंच बनाई, लेकिन उनकी डिमांड ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बननी चाहिए। ये उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपनी एक सजेशन रखी थी, अपनी एक जो राय दी थी कि हम ये कोड बनाएंगे मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर। लेकिन उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जो कोर्टें थी वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट फैसले देती थी, और इस तरह कुछ नवाज लीग के भी ये पैनामा का और उसके बाद हुए फैसले, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो ज़्यादा इस तरह के फैसले देती थी। हुकूमत उसकी होती थी तो उसको बड़ा चैलेंज करती थी। आपको याद होगा बहुत सारे केसेस थे यहाँ पे, इतने केसेस में क्या गिनाऊँ। वहाँ पे एक जो जस्टिस साहब थे वो तो खुद कहते हैं आप बताओ कितनी सज़ा दूँ, जो लाहौर हाई कोर्ट का एक जस्टिस था। तो ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फैसले पीपल्स वो तंग थे कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही इसको डील करे। अब होता ये था कि जो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी फैसले आते थे वो एचिसन के जो क्वालिफाइड लोग थे लाहौर के, वो सारे उधर पहुंच जाते थे, और किसी को और सूबे को जज लगाना तो दूर की बात, कोई कहीं किसी तरह कोई आ भी नहीं सकता था। उसको पब्लिक पे वो हो गया, पब्लिक इस दफ़ा हो गया ऐसे कि वो जो पिछले दफ़ा जब जो अपने हाई कोर्ट्स के जो जजेस थे वो जब एलिवेट हो रहे थे, तो जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे, जो पहले इनकी 18 मंथ्स की हुकूमत थी उसमें भी लॉ मिनिस्टर थे, वो जो अभी भी है तारड़ साहब, आजम तारड़ साहब, उसने एडमिट किया कि वो शेख साहब थे जो वो लड़का ना कहते एक जज, उसको बंदियाल साहब रखने के लिए तैयार नहीं, वो कहते सिंध का जज नहीं रखेंगे। इतनी पब्लिक हो गई कि हर इंसान को ये बात पता चल गई कि ये इनकी एक लॉबी है, किसी और सूबे का जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चाहती। तो अब इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, इनको पता है कि अब इनकी हुकूमत है। मुस्लिम लीग वाले वैसे कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर उनका अपना कोई इशू हो तो वो हर चीज़ मान लेते हैं। अब इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ आपको कि 18th अमेंडमेंट के लिए वो बिल्कुल राजी नहीं थे। 18th अमेंडमेंट में केपीके के नाम को तब्दील करने में और बहुत सारी चीज़ों में वो इतने खुश नहीं थे, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले इसीलिए ये करने में कामयाब हुए कि उस वक्त जो परवेज़ मुशर्रफ थे उसने एक अमेंडमेंट करके जो 3 टाइम जो वज़ीर आज़म पे जो उसकी एलिजिबिलिटी वो ख़त्म कर दी थी कि भाई 2 टाइम्स के बाद 3rd टाइम वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। तो नवाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म 3rd टाइम बनना था, तो उसको ख़त्म करने के लिए वो हर बात पे राज़ी हो गए और 18th अमेंडमेंट आ गई। आजकल बहुत सारे मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि ये 18th अमेंडमेंट किसी काम की नहीं, वो कुछ नहीं थे। 12 वो पीपल्स पार्टी ने प्ले किया और ये 18th अमेंडमेंट आ गई। तो इस दफ़ा ये था, अब नवाज लीग की हुकूमत आ गई, पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये अभी बहुत ही अच्छा टाइम है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए मान जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर बीबी शहीद होती तो इस तरह की कोर्ट नहीं बनाती जो अभी बनी है, उस पर हम बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोर्ट बना लेते हैं, हो सकता है हमारी जो हुकूमत है ये कभी भी इसको जो है टॉपिल कर सकती है, इसलिए कोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये हर वक्त एक थ्रेट हॉवरिंग कर रही थी, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ना पीटीआई को वेमेन सीटें देनी थी, रिजर्व सीटें देनी थी, ना इनको जो है अपना जो उनकी सेनेट में सीटें देनी थी। पूरी कोशिश करनी थी कि इन्होंने जो जीती है वो जीती है और इनके बाकी जितनी सीटें हैं वो पीटीआई को ना मिले। उसमें बहुत कोशिश की गई कि किसी तरह फॉरवर्ड ब्लॉक हो, वो भी नहीं हो सका, इन्होंने पूरी कोशिश की, नहीं हो सका। अब इस इलेक्शन में कहा गया कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 18 सीटें मिली थी और उस पर वो अब जो है 2/3 मेजॉरिटी इंजॉय करते हैं, इतनी उनको सीटें मिल गई। तो ये सारी जो अरेंजमेंट थी, अब इस अरेंजमेंट को किस तरह चलाया जाए, इसके लिए इन्होंने जो 27th अमेंडमेंट की, अब प्रोटेक्शन होगी। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे होगी। अब मीनवाइल होता ये है कि ये हमारी इंडिया के साथ भी थोड़ा टसल हो जाता है, जंग हो जाती है, और उसके बाद हम फील्ड मार्शल का भी
एक ओहदा जो है वो अपने चीफ को देना चाहते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस हुकूमत को भी तो अपने रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, उसने एकदम उनके लिए अनाउंस कर दिया। और फील्ड मार्शल के साथ पीटीआई वालों के ताल्लुकात वैसे अच्छे नहीं थे पहले तो, अब उनको जब कर दिया तो अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत भी देनी थी। तो अब जो है ये 27th अमेंडमेंट आई, पहले 26 आई, जिसमें उन्होंने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई, लेकिन बेंच तक जो है उनका काम नहीं बन रहा था। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट ही बनाएंगे। अब आगे चलते हैं, इसको हम समझते हैं कि क्या होता है। अब इसमें आप खुद समझ जाएंगे। ये एक बैकग्राउंड था जिसको आपको समझना चाहिए कि ये पीछे बैकग्राउंड था, उसमें बैकग्राउंड में सिर्फ पीटीआई को एक तरफ करना था। मैं पीटीआई का हामी नहीं हूँ, मैं पीटीआई को वोट दिया न दूंगा, लेकिन जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंटेंशन थी। तो अब क्या हुआ, अब 12 नवंबर को अमेंडमेंट टेबल होती है सेनेट में और नेशनल असेंबली में। एक दिन में कहते कि 9 मिनट्स लगे हैं, और लॉ मिनिस्टर तारड़ साहब ने उसको अमेंडमेंट को टेबल किया। ये आपके लिए सवाल आ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये अमेंडमेंट किसने टेबल की, ठीक है ना। तो तारड़ साहब ने की, आजम तारड़ साहब। 12 को होती टेबल, पास हो जाती है। हालांकि कोई भी अमेंडमेंट होती है तो उसको महीनों पे डिस्कस किया जाता है, हालांकि वो पब्लिक डोमेन में भी आती है, लोग भी डिस्कस करते हैं, और उसके बाद उसको फर्दर डिस्कस किया जाता है। इतनी बड़ी अमेंडमेंट आई है, पूरी एक पैराडिम शिफ्ट हुई है, लेकिन कोई डिस्कस नहीं। 9 मिनट्स में पूरी अमेंडमेंट पास हो गई। पहले तो इस पर ही बहुत बड़े इतने हैसली क्यों हुई, क्या जरूरत थी। वे डिस्कस तो करें, इनको पता था कि मीडिया में खबर आ गई तो फिर हो सकता है कि ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, नहीं कर सके, एकदम पास करो, किसी से डिस्कस करो ना करो, बस पास करो। 13 को प्रेसिडेंट साहब साइन भी कर देते हैं, लॉ भी बन जाता है। 12 को और 13 को साइन कर जाते हैं। 14 को हमारे जो चीफ जस्टिस है अपना एफसीसी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उसका हलफ भी उठा लेते हैं। इतना इमीडिएटली 2 दिन में इतनी बड़ी अमेंडमेंट हुई। इसने इस पे खुद पे बहुत बड़े सवाल है कि इस तरह अमेंडमेंट कैसे पास हो गई, इतना जल्दी कैसे हो गई। तो ठीक है ना, यहाँ पर तो मैं एग्री करता हूँ, ये पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है। इसके पीछे चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे इनके, कि हम किसी तरह अब कोर्टों को कंटेन करेंगे, क्योंकि अब आगे चलकर आपको बात आगे समझ में आ जाएगी। अब पहले हम आ जाते हैं आर्टिकल और 243, ये आर्मी के लिए था, उनका आर्टिकल था जो हमारी अपॉइंट उनके सीडीएफ और चीफ उनमें तब्दीली करनी थी, क्योंकि हमारा जो चीफ साहब थे उनके लिए अब सीडीएफ जो है एक नई पोजीशन क्रिएट की गई, और जिसमें मिलिट्री, एयर, नेवी सबका वो हेड हो गए, और उसका टेन्योर भी जो है वो बढ़ा दिया गया। 3 ईयर्स आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 2 ईयर्स आपके जो है वो सीडीएफ, 5 साल इनफैक्ट हो गया है ये। इम्यूनिटी हो गई उनको, 5 स्टार जितने भी जनरल थे तो उनको इम्यूनिटी मिल गई। हमारे पास अभी तक 2 ही 5 स्टार हैं, एक अभी वाले चीफ साहब और सीडीएफ ये आसिम मुनीर साहब, और एक हमारे अयूब खान थे जो 60s और 70s में थे, गालिबन 60s का दौर में वो सारा चला उनका सिलसिला 58 से लेकर। तो वो उसने खुद ही अपना आप को जो है फील्ड मार्शल करार दिया था। कोई इसको तो हुकूमत ने दिया है ना, उसने तो खुद दिया था। तब भी बल्ले बल्ले उसके लिए अभी तक हो रही है कि वो कैसा जनरल था और कैसा डिक्टेटर था। हालांकि वो उस वक्त भी अमेरिकन पॉलिसीज का जो है वो उन्हीं की गोद में वो खेल रहा था। तभी पैसे बहुत आ रहे थे इस मुल्क में, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्रीज नहीं बनी। बहरहाल इसको हम शार्ट करते हैं। अब इम्यूनिटी भी हो गई, पर्सन प्रिविलेज फॉर लाइफ हो गए फॉर 5 स्टार जनरल्स। अब इनकी रिमूवल भी नहीं हो सकती, रिमूवल होगी तो वो इम्पीचमेंट के थ्रू होगी, मतलब कि जो भी असेंबली होगी वो 2/3 मेजॉरिटी जब आपको कहेगी कि भाई आप इनको निकालो तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज किसी सीडीएफ को निकाला नहीं जा सकता। ये सदर वाली को एक जो है स्टेटस दे दिया गया है कि सदर को भी ऐसे नहीं हटा सकते, इम्पीचमेंट होती है। दूसरा वहाँ पे दूसरा क्या किया गया, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो एबोलिस्ट हो गई। वहाँ पे पहले शमशाद साहब थे, वो अपने टाइम पे रिटायर कर गए, अब वो ख़त्म हो गई। उसकी जगह अब चीफ जो है तीनों हमारी जो फोर्सेज हैं उनके सरबराह सीडीएफ हो गए। दूसरा है कि नेशनल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर का कमांडर जो है वो भी
जो है CDF साहब जो है वो नॉमिनेट करेंगे और उसके बाद सदर साहब रखेंगे। तो अब ये एक तो जो हमारे CDF है उनके पास जितनी भी अथॉरिटी थी आर्मी की वो सारी उनके पास आ गई है। एक तो ये अमेंडमेंट हुई है। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अपनी जो कोड की तरफ, जो 2 अमेंडमेंट्स जो बड़ी हुई है, ठीक है ना। अब इसमें 175 जो है इसका एक चैप्टर ही अलग कर बना दिया गया है, चैप्टर 1। अब इसमें क्या कहा गया है कि फील्डर कोर्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी मैटर्स होंगे उसमें डिस्कस होंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो उसमें होंगे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जो इंटरप्रोफेशनल प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ होंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास सिविल और क्रिमिनल केसेस तकरीबन वो आएंगे, ठीक है ना। तो ये उसमें अब एज ऑफ जस्टिस की भी एज का भी तायुन किया गया। पहले वो 65 था, अब 68 कर दी गई। जजेस भी खुश हो गए। आगे चलते हैं, इसका आर्टिकल आगे आएगा। आर्टिकल 130 इसमें तब्दीली हुई कि साइज ऑफ प्रोविंशियल कैबिनेट जो पहले 15 पे मुहित थी अब इसको 17 कर दिया गया। प्रेसिडेंट की भी जो एडवाइजर्स थे वो भी हो गए 5 से 7 हो गए। आर्टिकल 184 ये सो वोटों का जो एक राइट होता था सुप्रीम कोर्ट के पास उनसे ले लिया गया कि अब आप कोई सो मोटो नहीं ले सकते थे। अब आप यहाँ पे थोड़ा सोच लें कि सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो किस तरह के होते थे। एक शराब की बोतल पे भी सो मोटो होता था, और एक जो उनके जस्टिस थे जो बाबे रहम थे वो हर चीज़ पे सो मोटो ले लेता था। तो इस तरह की, क्योंकि जो हिस्ट्री है आपको वो भी जहन में रखनी चाहिए कि कितना लोग तंग आए हुए थे इसे सो मोटो से। हर बात पे सो मोटो जो मतलब एग्जीक्यूटिव का काम है उस पर भी कोर्ट पहुंच जाती थी। तो अब इसको किस तरह बंदा जस्टिफाई कर ही नहीं सकता ना कि जब कोर्ट इस तरह के सो मोटो लेगी तो फिर पॉलिटिशियन तो बड़े इंटेलिजेंट है, उनके पास तो पार्लियामेंट है, उड़ा के रख दिया भाई आप सो मोटो नहीं ले सकते। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टेक सो मोटो विद एप्लीकेशन। अगर मैंने कोई दरखास्त दे दी है उनको कि भाई कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है तो हो सकता है। 186 आर्टिकल्स उसमें क्या होगा, जो प्रेसिडेंट साहब है वो अगर लॉ के बारे में कोई ओपिनियन पूछना चाहता है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, तो FCC देगी। वो पहले सुप्रीम कोर्ट देती थी, अब FCC देगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट वो इनफैक्ट अंडर आ गई FCC के। आर्टिकल 191 ये भी एबोलिश हो गया। ये 191 डाला गया था जब 26th अमेंडमेंट आई थी, तो उसमें यह था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी जिससे ये लोग खुश नहीं थे, तो उन्होंने उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया। अब ये ख़त्म हो गई। उसके बाद ये आर्टिकल्स 200 है। अब इसमें ट्रांसफ़र ऑफ जजेस ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे उसकी ट्रांसफ़र जो पहले सुप्रीम कोर्ट और उनके कोर्ट डिसीशंस लेती थी और उनके चीफ जस्टिस जो रेस्पेक्ट होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसी भी जस्टिस को कभी भी एग्जीक्यूटिव किसी वक्त भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब ट्रांसफ़र अगर किसी को किया जा सकता है, किसी को जैकबाद भेजा जा सकता है, किसी को अपना KP के किसी पुराने फाटा में या बलूचिस्तान में तुर्बत में कहीं भेजा जा सकता है। तो आप मुझे बताएं कि वो जज किस तरह अपनी जो है फ्री विल के साथ फैसले दे सकता है। बहुत मुश्किल है। उसको पता है कि कभी भी अगर उसको ट्रांसफ़र करते हैं वो जज नहीं मानता तो उसको रिटायर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि इस तरह का जस्टिस तो अपनी फ्री विल के साथ और अपनी दिलेरी के साथ कैसा फैसला देगा। यहाँ पे भी बहुत बड़े सवाल आते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है वो अब इनको ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी भी वक्त किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, उनके पास ये अथॉरिटी है। अब ये अथॉरिटी इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव के पास ये वही एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये है हमारी जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी है हमारे मुल्क में। अब इसमें क्या इसकी जो है कंपोजिशन है आप ज़रा देख तो लें। इसमें क्या होता है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहले इसका जो चेयरमैन है पहले सुप्रीम कोर्ट का होता था, अब चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वो उसका चेयरमैन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो इसका मेंबर होगा जुडिशल। नेक्स्ट जो मोस्ट जज होंगे FCC का जो पुणे होंगे, वो पुणे वाला जो जज होगा वो जो बाद में बनेगा वो भी इसका मेंबर होगा। नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज SC जो उसका
सुप्रीम कोर्ट का होगा वो बनेगा। ए जज ऑफ द एसी और द एफसीसी ज्वाइंटली नॉमिनेटेड बाय सीजे ऑफ द एफसीसी एंड सीजे ऑफ द एससी। ठीक है, अब ये मेंबर्स होंगे, इनके जो जुडिशियल मेंबर हैं वो ये होंगे, क्योंकि अब चीफ जस्टिस और इनको सबको अपॉइंट करने की तकरीबन अथॉरिटी भी हुकूमत के पास भी आ गई है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे, अभी भी होंगे, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि इस दफ़ा तो आपने देखा ना कि 2 जजेस ने रिजाइन करके चले गए। हमारे पास जो अतर मिनल्ला साहब थे वो चले गए, और एक आध और भी चले गए, बंदियाल साहब थे, पता नहीं बंदियाल नहीं थे, कोई और था शायद, और जज और शाह साहब थे वो चले गए। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि हम नहीं करते। इसी तरह बहुत सारे जजेस जो खुश नहीं थे वो चले गए, लेकिन बाकी हुकूमत में अंदर में खुश है, तो हुकूमत की मानेंगे, किसी और की नहीं मानेंगे। तो एक जो जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला कंसेप्ट ही खत्म हो गया। अब इंडिपेंडेंट तो रही नहीं, क्योंकि हुकूमत के अंडर में आ गए। अच्छा, नॉन जुडिशियल मेंबर्स भी आप देखें तो वो कौन से हैं? फेडरल मिनिस्टर फॉर द लॉ एंड जस्टिस। अब फेडरल मिनिस्टर ये जो जैसे अभी है तारड़ साहब, अटॉर्नी जनरल, वो भी हुकूमत रखती है, वो भी हुकूमत का बंदा, ये भी हुकूमत, 2 बंदे, ये हुकूमत क्या है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बार, पाकिस्तान बार, हाँ ये बंदा एक है, वो कभी किस तरफ हो सकता है, कभी किस तरफ हो सकता है, मैं बाहर के बंदे को डाउट नहीं कर सकता। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट, वो हुकूमत ही मुंतखब करेगी। मतलब ये 3 बंदे तो आप समझे ये डेफिनेटली हुकूमत के हैं। 2 बंदे अगर आगे पीछे हो गए तो इन 8-9 बंदों से जाहिर सी बात है मेजॉरिटी, तो इसका बाद एक्सरसाइज फिर भी हुकूमत ही करनी है। तो ये सारी जो जुडिशियल काउंसिल है ये अब आ गई है, ये भी हुकूमत के हाथ में, जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे उसको निकाले, इनकी अब मर्जी है। तो सारा जो सुप्रीम कोर्ट था, या ये अपना अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव के अंडर में आ गई है। अब उनकी मर्जी है। आप अब देखते होंगे जो पहले जिस तरह सुबह शाम ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, एक खबर आई, दूसरी खबर आई, तीसरी खबर आई, और हर वक्त जो है वो हमारे जो टेलीविजन चैनल है ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे होते, सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, ये फैसला हुआ, ये हुआ, मेमो गेट हुआ, फलाना हुआ, सो मोटो हुआ, बस सारा दिन आपको जज नज़र आते थे। अब आप बताइए पिछले कितने दिनों से आपने जब से ये कोर्ट आई देखा है? सवाल ही पैदा नहीं, कुछ नहीं होता। तो पहली बात तो ये जो इस तरह हुआ है, न्यूट्रलाइज हुई है कोर्ट, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो सुप्रीम कोर्ट का खुद का ही है। इन्होंने गलत फैसले दिए, कंट्रोवर्शियल फैसले दिए, भुट्टो साहब को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। वहाँ पे जस्टिस मुनीर जैसे लोग पैदा हुए, बाबा रहमते जैसे लोग पैदा हुए, जस्टिस मुनीर जैसे लोग पैदा हुए हैं, और उन्होंने जो है जितनी भी मार्चला हुई है, ये चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब जैसे पीसीओ जज, ऐसे लोग पैदा हुए हैं। उन्होंने हमेशा इस तरह के फैसले दिए हैं। उन फैसलों पे आप मान तो सकते हैं वो, क्योंकि बाइंडिंग होती है, लेकिन इससे जो हमारे पॉलिटिशियन थे वो आ गए थे, तो उन्होंने इतनी स्मार्ट गेम खेली, उनको यूटिलाइज कर दिया। अब ये आर्टिकल 248 है, इस पे भी बहुत सारी तनकीद हो रही है। प्रेसिडेंट को जो है वो भी इम्यूनिटी मिल गई है, क्योंकि जो CDF के भी जो हेड है वो इनफैक्ट इन सारे आर्मी फोर्सेस के, वो तो सदर है, उसको भी मिल गए। उसके साथ लाइफ टाइम जो गवर्नर साहब हैं उनको भी मिल गए, जितने भी गवर्नर हैं हमारे पास। तो ये था आज का जो हमारा लेक्चर 27th अमेंडमेंट में। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई, कहीं पर कोई क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्शन है, वी आर मोर देन वेलकम। आप सवाल करें, पूछें, और अगर आप चाहते हैं कि इसको और एक्सप्लेन किया जाए तो हम वो भी आपको एक्सप्लेन करके ये बता देंगे। ये हमारा ख्याल था जो आज हमने पेश किया।